Hello friends, welcome to Wizard IS. Now in this video we will discuss about some of the important MCQs, that is quiz, that are curated as per the demand of the UPSC and various other competitive exams. ठीक है. Now, so this is the daily quiz analysis. Now I'll try to upload the daily quiz on a daily basis. Okay. Now, so for the first question is which of the following countries share the border with the Ukraine? So basically they are trying to ask that how many countries are there that are sharing the border with the Ukrainians. Clear? So the right answer of the given question is, take your time. So the right answer of the given question is only 4. So only 4 countries out of these given are to share the borders with the Ukraine. Clear? So talking about the countries that share the border with the Ukraine, उसको हम याद कर सकते हैं from the mnemonic, that is the बेशरम UPI. बेशरम यूपीआई. बेशरम यूपीआई से कैसे याद करेंगे इसको? बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बी बेलारूस, एस फॉर स्लोवाकिया, एच फॉर हंगरी, देन द रोमानिया, देन दी रोमानिया के बाद दैट इज़ दी मोल्डोवा फॉर एम, आर फॉर रशिया एंड पी फॉर पोलैंड. सो दीज आर द कंट्री दैट आर बॉर्डर विद द यूक्रेन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो सी द पोजिशन ऑफ द यूक्रेन. सो बेशरम यूपीआई से हम याद कर सकते हैं बेशरम यूपीआई, दैट इज द हियर वी हैव द बेलारूस एंड स्लोवाकिया, शरम दैट इज रोमानिया, बेशरम मोल्डोवा एंड रूपी दैट इज रशिया एंड दैट इज द पोलैंड. सो दीज आर द कंट्री दैट आर बॉर्डर विद द यूक्रेन. ठीक है. एंड यूक्रेन में आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन में सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स what the Odessa was one of the important ports, and the Mariupol was the one of the important port, and Kherson. ठीक है. तो ये क्या है? These are the important ports, important ports, and Kiev is the capital of the Ukraine. You know it very well. ठीक है ना. और एक ये यहाँ पर बगल में पड़ेगा Sea of Azov. ठीक है. और यूक्रेन ऑल्सो शेयर द बॉर्डर विद दैट ब्लैक सी. ठीक है. तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऑल्सो शेयर द बॉर्डर विद द ब्लैक सी. ठीक है. सो and this is one river which is important is the Dnieper sir. ठीक है. तो ये रिवर है जो कि यूक्रेन से होके जाती है. तो these are some of the facts that we should remember regarding the Ukraine. Clear? Now moving forward, question number 2 says that in Indian context, what is the implications of the ratifying the additional protocols of the International Atomic Energy Agency. So आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दिस इज द एजेंसीज जो बेसिकली क्या करती है, दैट गिव्स द परमिशन फॉर द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियर पोजीशन ऑफ द यूरेनियम एंड अदर न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स और मैकेनिज्म उसकी जो भी होगी उसको परमिशन दे देती है. ठीक है. नाउ सो प्रश्न क्या पूछ रहा है? द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल. तो जो एडिशनल प्रोटोकॉल है उसके रेटिफिकेशन से क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा अगर हम IAEA के, दैट इज़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एडिशनल प्रोटोकॉल को हम रेटिफाई कर देते हैं तो उससे क्या चीज़ होगी, क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. ठीक है. सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन बिलो. यू कैन मार्क द राइट आंसर. सो बेसिकली अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इफ़ यू आइडेंटिफाई द एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सो क्या होगा? द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफ गार्ड. सो बेसिकली बात किया जाए, सो द न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की जाए, सो द जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके. एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रहे हैं उसके लिए. सो वन इज़ ऑफ द सिविलियन यूज़ एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट यू कैन कॉल्ड एज द मिलिट्री यूज़. ठीक है. सो मिलिट्री यूज़ के लिए कर रहे हैं. क्लियर. जो मिलिट्री यूज़ के लिए जो होता है ये एक्सपोज नहीं होता है, नो वन टेल्स कि हम ये रखे हुए हैं ऐसे करके. ठीक है. बट सिविलियन यूज़ वाला जो है वो इसकी परमिशन दे सकते हैं. पर अगर हम एडिशनल प्रोटोकॉल को हम अलाउ करेंगे, रेटिफाई कर देंगे, देन द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर विल कम अंडर द safeguard of the International Atomic Energy Agency. So this is something that you need to understand. Consider the following statement regarding the International Atomic Energy Agency. Again the same question. So it is an independent agency that reports both the United Nations General Assembly and United Nations Security Council. ठीक है. International Atomic Energy Agency is the primary responsible for the promotion of the peaceful use of the nuclear energy and preventing the use of the military possession. So mark the right answer.
So the right answer to the given question is C. These both the statements are correct. So it is the independent agency that reports to both the UNGA and the UNSC. तो बेसिकली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ये रिपोर्ट करती है. इट रिपोर्ट्स द UNGA ऑल्सो एंड इट ऑल्सो रिपोर्ट द UNSC. सो UNSC एंड UNGA दोनों को ये क्या करती है, रिपोर्ट करती है. क्लियर. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट UNGA का भी जो प्रेसिडेंट बना हुआ है वो कौन बना हुआ है, दैट रशिया बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द UNGA. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. And International Atomic Agency, it is responsible for the promotion of the peaceful use of the nuclear energy and preventing its military use. I told you already that जो न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर आपका एनर्जी है, ठीक है, तो अगर इसकी नॉर्मल इनरिचमेंट की बात करें तो 25% इनरिचमेंट से वी कैन यूज़ दी इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी उसको कंज्यूम कर सकते हैं इफ़ वी डू द इनरिचमेंट नियर अबाउट 25%. बट इफ़ वी डूइंग द इनरिचमेंट नियर अबाउट द 90 to 100%, सो दैट इट टर्न्स इनटू द न्यूक्लियर वेपन. ठीक है. सो ये क्या करती है, दिस एजेंसी मेक्स इंश्योर कि अगर आप यूरेनियम ले रहे हो कहीं से, ठीक है, या कोई भी रेडियो एक्टिव फ्यूल ले रहे हो, ठीक है ना, सो दैट शुड बी यूज्ड फॉर ओनली द civil use, means that should only be used for the creation of the energy, not for the creation of the nuclear weapon. So that is something that this International Atomic Energy Agency caters. ठीक है. Now moving on to question number 4. So which of the following statement about the UNGA is correct? So mark the right answer. So the right answer to the given question is B. Okay, means the UNGA, it is the principal policy making organs of the United Nations, including the representative for all the members state. So basically बात किया जाए तो अगर यूनाइटेड नेशंस की बात किया जाए, सो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली हैज़ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स. क्लियर. सो यूनाइटेड नेशन में कितने ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन हैज़ बेसिकली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ओके. एंड UNGA and just like the United Nation Security Council, so these are one of the 2 organs of the United Nations. So ये पता होना चाहिए. एंड ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है दैट UNGA असेंबली मीट्स एवरी 1 year, सॉरी एवरी मीट्स वंस एवरी 5 year, यानी 5 साल में एक बार मिलती है. तो ये गलत है क्योंकि UNGA की जो असेंबली है वो मीट करती है वंस एवरी ईयर. सो हर 1 साल में ये मीट करती है. सो that's why the question number D is the incorrect one. And UNGA has the authority to enforce the international law. नहीं, ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है UNGA के पास, ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लॉ को इम्पोज कर सके. हैंस दिस C is also incorrect. And United Nations General Assembly consists of the 10 permanent members with the veto powers. No, this is also incorrect. Why? Because UNGA has the 5 permanent member and the 10 non-permanent members. So ये पता होना चाहिए. Next is the gestational diabetes occur during the pregnancy and usually resolve after the childbirth. Okay. Next is the insulin resistance is the key feature of the type 2 diabetes. Okay. Now mark the right answer. So the right answer to the given question is C. That is both the options are correct. So gestational diabetes actually occur during the pregnancy and it usually resolves after the childbirth. तो चाइल्ड बर्थ के बाद क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट इज अ की फीचर ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़. तो आपको बताना चाहिए. तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज़, सो डायबिटीज़ दैट टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. ओके. सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज समथिंग दैट इज कॉज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ it is innate basically. So type 1 diabetes is innate and type 2 diabetes it is not innate. It is you can say formed because of the deformity or because of the non-functional नेचर ऑफ द इंसुलिन. सो इंसुलिन जो होती है बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है ना, तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स हैपन. ठीक है, ये पता होना चाहिए. एंड देन व्हाट इंसुलिन डू बेसिकली, जो एक्सेस में आपका जो भी ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. एंड ग्लाइकोजन इज नोन एज द स्टोर्ड एनर्जी. ठीक है ना. सो ये पता होना चाहिए. अल्फा बीटा गामा सेल्स, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन द मुदुमलाई नेशनल पार्क्स. मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है इसका प्राइमरी टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है? एंड प्लीज टेल मी ऑल्सो वेयर इज द पोजीशन ऑफ द मुदुमलाई नेशनल पार्क. सो टॉकिंग अबाउट द मुदुमलाई नेशनल पार्क, सो मुदुमलाई नेशनल पार्क, इट इज़ द नेचर ऑफ द जो वेजिटेशन फाउंड इन द मुदुमलाई इज द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट. So tropical moist deciduous forest is a type of the nature of the vegetation that is found in the Mudumalai Tiger Reserve.
ठीक है, मुडुमलाई नेशनल पार्क एंड मुडुमलाई जो है एंड सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये बहुत दोनों हैं जो बेसिकली कहाँ पे है, मुडुमलाई नेशनल पार्क, इट इज़ इन दी तमिलनाडु। सो ये तमिलनाडु में है बेसिकली, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मुडुमलाई नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ द विच लार्जर कंजर्वेशन एरिया दैट इज नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो कहाँ मिलता है मुडुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, किस एरिया में है बेसिकली एसोसिएटेड है। सो बेसिकली मुडुमलाई नेशनल पार्क इट इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पता है, ठीक है, इट इज़ अ यूनिक इकोसिस्टम एंड इट दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इट इज स्प्रेड इन द 3 states that is the तमिलनाडु एंड केरला एंड कर्नाटक। सो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में नीलगिरी बायोस्फीयर जो है वो स्प्रेड हुए एंड दिस द मुदुमलाई नेशनल पार्क इट इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। So this is something that you need to understand. So moving forward, question number 8. Consider the following statement about the Satyamangalam Tiger Reserve. So Satyamangalam Tiger Reserve. This question also asked in the PYQ of the UPSC. Okay. So this is something you need to pay attention more on it. It is located on the eastern part of the India, and it is known for its significant population of the leopard, but not the tigers. Okay. So talking about the right answer, so basically both the statements of the given question are incorrect, ठीक है, because it is not located in the eastern part of the India, ठीक है, while it is located in the western part of the India and it is the part of the Nilgiri Biosphere Reserve. So Satyamangalam Tiger Reserve जो है basically, ठीक है, it is located in the western part of the वेस्टर्न पार्ट ऑफ या वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न यू कैन से वेस्टर्न घाट, ठीक है, एंड इट इज़ दी नीलगिरी बायोस्फीयर, इट इज़ दी सत्यमंगलम बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इट इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द लिपर्ड्स, टाइगर ऑल्सो फाउंड इट्स रीजन, ठीक है। सो दिस रीजन दैट इज़ द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व विच इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। Satyamangalam Tiger Reserve, which is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve, it is not that only the leopards are found there. So apart from the leopard, tigers are also found in this region, ठीक है। Now moving on to question number 9. The statement is regarding the Geological Survey of India. Geological Survey of India. So Geological Survey of India, its primary function is to conduct the survey of the fauna of the India. It's headquartered in the Mumbai, and it published the general record of the Zoological Survey of the India. So which of the following statement is the correct? So the right answer is only the 2 statements are correct. Yeah, this is quite correct that it is primary function is to conduct the survey of the fauna. So fauna मतलब क्या होता है? There are two terms. One is the flora and second is the fauna. Flora means it is related to the flower. Flower मतलब plant. Flower क्या होता है? Flower plant होता है. So plant हो गया. Fauna मतलब it is related to the animal. ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए तो आपको बायोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बनी हुई है, देन इज जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। जू मतलब जानवर, और जानवर कहाँ पाएगा? जंगल में, तो ये मतलब बात करता है एनिमल्स के बारे में, एंड दिस बॉटनी दिस टॉक्स अबाउट द प्लांट किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट किंगडम, पता होना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट, ओके। फाउना के बारे में बात करता है क्योंकि जंगल है, तो फाउना के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स इन द मुंबई, सो दिस इज रॉन्ग आंसर, इट्स हेडक्वार्टर इज नॉट इन द मुंबई, इट्स हेडक्वार्टर इज इन दी कोलकाता, ठीक है। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन दी कोलकाता, एंड या दैट इज़ ट्रू दैट इट पब्लिशेस जर्नल नोन एज द रिकॉर्ड्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। सो एक जर्नल है इसका, रिकॉर्ड्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर, सो द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दिस सेकेंड इज द इनकरेक्ट, ठीक है। मैकेंजी रिवर के बारे में पूछा गया है, मैकेंजी रिवर बेसिकली कहाँ पर ड्रेन्स होती है, तो बेसिकली द राइट आंसर ऑफ द मैकेंजी रिवर, सो मैकेंजी रिवर ड्रेन्स टू दी आर्कटिक सी, ठीक है। तो अगर बात की जाए मैकेंजी रिवर की, तो अगर बात यहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से जो मैकेंजी रिवर आती है और उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे करके इधर पे ये ड्रेन जाती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए दिस इज द मैकेंजी रिवर, ठीक है। एंड दिस मैकेंजी रिवर इट इज़ दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। सो कनाडा की जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इट फ्लोज थ्रू दी नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज, सो नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी जो है वो उसे फ्लो करती है, और इसकी जो बेसिन्स है उसमें जो उसकी 5 लेक्स हैं,
ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स हैं, दैट इज़ द ग्रेट लेक्स ऑफ स्लेव, बेयर, ठीक है ना, और उनसे होके ये जाएगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए, एंड देन इट ड्रेन्स टू द आर्कटिक सिस्टम। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10 हो गए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरिकेन्स। सो हरिकेन्स यू नो इट इज़ अ टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है, विंड सिस्टम है हरिकेन्स। तो यहाँ पे पूछा कि हरिकेन्स और द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर्म ओवर द वार्म ओशंस। ओके, हरिकेन्स आर नॉट फॉर्म्ड नियर द इक्वेटर एंड storms system within a speed of the 10 kilometers per or above are classified as the hurricanes. So find out the correct answer. So the correct answer of the given question is A. That is only one statement is correct. So first statement is hurricanes or the tropical storms are storms so form over the warm oceans. ठीक है, so this is the right answer, that there should be the warm ocean, okay, and over the warm ocean the hurricanes and the tropical storms are. Clear? Next is hurricanes are not formed near the equator. This is incorrect, because the hurricanes, because where is the warm water formed? This is the earth, so warm water formed in this region, hence the hurricanes will be formed in this region only. And next is the storm system with the wind speed of the 10 kilometers on the above are classified as the hurricanes. So this is also incorrect, because the storm system with a wind speed of not 10 kilometers, rather than it is 119, okay, kilometer per hour. So if this is the speed, okay, then it will classified as the hurricanes. ठीक है, तो ये अपना आंसर हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, दीज आर वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, रीड देम। So right answer to the given question is B, that is only the two statements are correct. Okay, so talking about the first statement, the Declaration of the Independence. The Declaration of the Independence is the document which marked the foundation of the United States as the union of the states and they liberated from the British. You know, पहले initially what happened? The USA was the colony of the Britain. So USA was the colony of the Britain. Okay, and then the War of Independence happened, and in the 1783, ठीक है, so after that it got its independence on the 4th of July. So 4th of July जो ये recently हुई है is marked as the freedom day of the USA. तो USA का freedom day इसको मनाया जाता है, ठीक है। And next is the British formally recognized the American independence after its defeat in the Revolutionary War. ये बिल्कुल सही है, जब Revolutionary War में वो defeat हो गए, ठीक है। So after then the British recognized the independence of the America. Next is the France, Spain and the Dutch republics did not support the United States in the war against the Britain for the independence. No, this is a wrong statement, because everyone, including the France, Spain and the Dutch, so republic, so everyone supported the USA. ठीक है, it was supported the USA in the war against the British for the independence, and it got independence on the 4th of July. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो hence the two options are correct. It is the first and second is correct, and third one is the incorrect. Now next is consider following statement. None of the Southeast Asian countries are the member of the BRICS. Okay, Thailand is the largest country to join the Paris-based OECD. Indonesia is the only G20 country in the Southeast Asia. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना हमें। Sorry. So only two statements are correct. The first is none of the Southeast Asian countries are the member of the BRICS grouping. ठीक है, तो ये जो है दिस इज क्वाइट करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिकली ब्रिक्स के बारे में पता है आपको। ठीक है, सो ब्रिक्स इज समथिंग यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, ब्रिक्स इज समथिंग यू नो इट वेरी वेल, दैट इज़ द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में इसको बनाया गया था मेंबर। ठीक है, 2010 में इसको मेंबर बनाया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिक्स में कुछ और चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे बात की जाए कि ब्रिक्स जो है पूरी वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन की बेसिस पे देखा जाए तो मोर देन 40% पॉपुलेशन को वो कैरी करता है।
ठीक है, और उसके बाद 1/4 ऑफ द ग्लोबल GDP, ये पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर जिसके बाद बात कर रहे हैं, जहाँ जो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, इज द ब्रिक्स ग्रुपिंग, इज द ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। सो ब्रिक्स ग्रुपिंग इज द सेम एज द ब्रिक्स प्लस कंट्रीज। इसमें बेसिकली जो नई कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको ऐड किया था कुछ नई कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर बात की जाए दैट इज़ यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी जिनको ऐड किया गया था। मैं फिर से इसका नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे हम बात करें कि जो ब्रिक्स प्लस है, ठीक है, ये जो ब्रिक्स प्लस है, ठीक है, जो 2023 में बना था, इसमें किन कंट्रीज़ को ऐड किया गया था। तो वन वॉज दी इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, UAE एंड सऊदी अरेबिया एंड यूथोपिया एंड ईरान, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें से कोई भी जो है कंट्री वो साउथ ईस्ट एशिया से नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट द स्टेटमेंट वाज सेइंग कि इसमें से कोई भी जो कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया से नहीं है। सो बिल्कुल सही है दैट नन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग। दिस इज क्वाइट क्लियर। थाईलैंड इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द OECD। थाईलैंड जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जो OECD को ज्वाइन करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो थाईलैंड इज नॉट द ओनली कंट्री दैट गोइंग टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग, ठीक है। सो थाईलैंड हैज़ ऑल्सो अप्लाइड टू ज्वाइन द दैट व्हाट वी कॉल एज द पेरिस बेस्ड OPEC, ठीक है ना, विच हैज़ दी 38 मोस्ट वेस्टर्न मेंबर्स, ठीक है ना। और जो मलेशिया और थाईलैंड है, ठीक है, नॉट ओनली द कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया इन द ज्वाइनिंग द ब्रिक्स, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इंडोनेशिया इज द ओनली G20 कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया, ये बिल्कुल सही है। तो इंडोनेशिया जो है वो ओनली G20 कंट्रीज है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। तो G20 के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, consider the following statement. Arctic region consists of the boreal forest and the tundra ecosystem. Arctic region is the resistant to the wildfires. Global warming has led to the more frequent lightning in the Arctic region. So what is the right answer? So B is the right answer. ठीक है, only two statements are correct. So the Arctic region consists of the boreal forest and the tundra ecosystem. Yeah, this is the right answer. It is consists of the boreal forest Arctic region में and the tundra ecosystem. Where is the Arctic region? ये हमारा जो नॉर्थ पोल होता है उसका ये जो होता है उसको आर्कटिक रीजन बोलते हैं। दिस इज नोन एज द अंटार्कटिक रीजन। यस, सो दिस इज करेक्ट। आर्कटिक रीजन इज कंसिस्ट ऑफ द बोरियल फॉरेस्ट एंड द टुंड्रा इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज द आर्कटिक रीजन इज रेजिस्टेंट टू द वाइल्ड फायर। नो, दिस इज इनकरेक्ट। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द केसेस ऑफ द वाइल्ड फायर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द आर्कटिक रीजन, ठीक है। एंड यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दैट आर्कटिक रीजन में अगर वार्मिंग हो रही है तो वो 4 टाइम्स ज़्यादा है एज फास्ट एज द वर्ल्ड वार्म। तो अगर पूरा जो दुनिया है वो 1 डिग्री वार्म करता है, सो द आर्कटिक रीजन दिस विल वार्म इन दी 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसका जो होगा बढ़ जाएगा अगर पूरे वर्ल्ड का 1 डिग्री बढ़ता है। वाई दिस? बिकॉज पूरा दिस लॉट मोर स्नो देयर, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ी बहुत वार्मिंग होती है तो पूरी जो स्नो होती है वो पिघलने लगती है। सो दैट्स द रीजन। नेक्स्ट द ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लेड टू द मोर फ्रीक्वेंट लाइटनिंग इन द आर्कटिक रीजन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रही है तो मोर फ्रीक्वेंट लाइटनिंग हो रही है इन दी आर्कटिक रीजन, ठीक है। आर्कटिक रीजन बिकम 3 डिग्री वार्मर देन द 1980। तो 1980 में जो आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर था उससे वो 3 डिग्री वार्मर ज़्यादा हो गया है। एंड लाइटनिंग जो होती है स्पार्क्स द फायर मोर देन डबल इन दी अलास्का, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब जो आकाश से लाइट होती है, ठीक है, बिजली गिरती है, तो उसकी वजह से देयर इज अ स्पार्क एंड देयर इज अ मोर फायर, है ना, विच इज़ डबल इन दी अलास्का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन अमोनिया, ब्लू अमोनिया एंड द ब्राउन अमोनिया। नाउ मार्क द राइट आंसर। नाउ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है? दिस इज आस्किंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज बी, इट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। 1 स्टेटमेंट जो है वो सही है। कौन सा सही है देखते हैं। पहले लिखा हुआ है ग्रीन अमोनिया इज मेड फ्रॉम द सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर, ये बिल्कुल सही है। जो ग्रीन अमोनिया का यूज़ है वो सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए करते हैं। अब ब्लू अमोनिया में देखो लिखा हुआ है मेड विद यूजिंग द फॉसिल फ्यूल। पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली दैट 3 टाइप्स ऑफ अमोनिया, द ग्रीन अमोनिया एंड देन द ब्लू अमोनिया एंड देन ब्राउन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया क्या है? इट इज़ मेड फ्रॉम द सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर, ठीक है। तो मतलब सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए और वाटर, तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सस्टेनेबल होने चाहिए। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ शुड बी सस्टेनेबल। नेक्स्ट इज द जीरो कार्बन क्रेडिट।
So there should be zero carbon credit. It means no, there should not be any emission of the carbon. There should not be any emission of the carbon. So this is the green ammonia. Next is the blue ammonia. Blue ammonia क्या है? It is made from the fossil fuel. तो blue ammonia is made from the fossil fuel with a carbon capture. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, पहली चीज़ इसमें ग्रीन अमोनिया में दिस नो कार्बन थिंग, तो जीरो कार्बन क्रेडिट है. बट ब्लू अमोनिया में क्या है, फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, ठीक है ना, इट विल मेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल बट विद द लो कार्बन कैप्चर. सो the quantity of the carbon capture will be low in the blue ammonia. Next is the low carbon credit. Low carbon credit, there will be low carbon credit also. Clear? तो कार्बन क्रेडिट होगा वो लो होगा, मतलब होगा बट लो होगा. बट यहाँ पर क्या है, इन द ग्रीन अमोनिया दिस आर जीरो कार्बन क्रेडिट. नेक्स्ट इज द ब्राउन अमोनिया. नाउ ब्राउन अमोनिया इज मेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स विद अ हाई कार्बन क्रेडिट. ऑब्वियसली ब्राउन है तो मतलब ब्राउन मतलब काला, काला मतलब कार्बन या फिर कोयले से इसको रिलेट कर रहे हैं. सो ब्राउन अमोनिया दैट इज दे मेड फ्रॉम द फॉसिल विद द हाई कार्बन क्रेडिट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज द डायग्राम इज अ क्या लिखा हुआ, सॉरी, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ diagrammatic representation to describe the tropical level and how does the knowledge of the ecological pyramid can help us in conservation of the ecosystem. मतलब सिंपल सी बात पूछ रहा है दैट जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है इन द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. आंसर द मार्क द राइट आंसर. ओके. सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज बी. मीन्स ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट. फर्स्ट लिखा हुआ है, इट हेल्प अस द इकोलॉजिकल पिरामिड, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द बायो एक्यूमुलेशन. ठीक है, बिल्कुल सही है. बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है आपको पता है, जैसे प्लास्टिक है. ठीक है. सो प्लास्टिक इज एक्यूमुलेटेड ना, वो खत्म नहीं होती, वो पूरी फूड चेन में बनी रहती है. ठीक है. तो दैट इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन. एंड बायो मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द बायो मैग्निफिकेशन, कि वो कितना मैग्नीफाई हो रही है, दैट इज द बायो मैग्निफिकेशन. सो both the term, that is the bioaccumulation and biomagnification are comparable to each other. but biomagnification मतलब क्या हो गया कि वो कितना इंक्रीज कर रही है. तो bioaccumulation, biomagnification, it helps us to recognize the invasive species. No, this is nothing to related with the invasive species. ठीक है ना. जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है it is nothing to relate with the invasive species and it is the wrong answer. next is the birds following the army ant is an example of the which of the following type of the symbiotic relationship between the organism. तो अगर कोई बर्ड है वो फॉलो करती है आर्मी एंट को. ठीक है. तो ये किस तरह का एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है. सो राइट आंसर इज द डी, दैट इज द कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होता है बेसिकली, वन पर्सन और वन थिंग विल डिपेंड ऑन द अदर, और इसको वो खत्म करेगी धीरे धीरे. ठीक है. मीन्स इसको पूरा खा जाएगी. ठीक है. सो दैट इज द नोन एज द कमेंसलिज्म. को इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स विदाउट हार्मिंग द अदर. बेनिफिट्स विदाउट हार्मिंग द अदर. ओके, सॉरी, विदाउट हार्मिंग द अदर. तो इसको ये हार्म नहीं करेगी बेसिकली. ठीक है. इसको कमेंसलिज्म में हार्म नहीं करेगी. ठीक है. कमेंसलिज्म में हार्म नहीं करेगी, याद रखिएगा. तो कमेंसलिज्म क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स विदाउट हार्मिंग द अदर. तो दूसरे को हार्म नहीं करेगा पर वो खुद को बेनिफिट करेगा. ठीक है. इस तरह से ये काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे बात आपने सुना होगा दैट एग्जाम्पल ऑफ द बफेलो है ना, अ बर्ड सिटिंग ऑन द बफेलो. सो that bird is not harming the buffalo, but on the same way, on the same time the bird is getting advantage है ना from the buffalo, कि वो चल रही, वो भी चल रही, enjoy कर रही है अपनी. so these are the things. consider the following statement regarding the ocean acidification. this is a good question. ocean acidification के बारे में क्या पूछ रहा है. it is largely occurred due to the high absorption of the nitrogenous base acid component, and introduction of the sea grasses can reduce the impact of the ocean acidification. mark the right answer. So the right answer of the question is B. That is the only two. First is ocean acidification. It largely occurs due to the high absorption of the nitrogenous base acid compound. ठीक है. So this statement is incorrect. Why? Because पहले समझते हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन है क्या. ठीक है. ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, जैसे ये ओशन है हमारा. ठीक है. ओशन में हमारे वाटर है. ठीक. अब अगर डेफिनेशन से बात की जाए तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द पीएच लेवल ऑफ द ओशन, यानी कि ओशियंस के पीएच लेवल को की घट जाना. ठीक है. और ये क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है,
ठीक है। सो जो CO2 होता है, ठीक है ना, फ्रॉम द एटमॉस्फियर, तो वो क्या होता है, अपटेक होने लगता है। कहने का मतलब है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कॉज्ड प्राइमली बाई द अपटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर। सो एटमॉस्फियर का जो CO2 होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इसमें मिक्स होने लगता है। एटमॉस्फेयर का जो CO2 होता है वो उसमें मिक्स होने लगता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन को। बात समझ गए? यानी कि ये जो CO2 होता है वो क्या होता है, वो इसमें मिक्स होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, नीचे पानी होता है, ठीक, पानी होता है। उसके बाद क्या होता है, पानी प्लस CO2 मिलता है सर, तो ये क्या बताता है, हाइड्रो H2CO3, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, ये H+ और CO3- आयन में धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और ये H+ आयन जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह से जो एसिडिक करेक्टर होता है वो ओशन का बढ़ जाता है, ठीक है। एंड वो यू नो मोर नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज हाई, if the temperature of the water is high, then the CO2 which is dissolved in the water will be released in the atmosphere. But if the temperature is low, okay, if the water is cold, then the CO2 will be trapped in the water itself. Okay, next is the seagrasses can reduce the impact of the ocean acidification. So they are, this is also great. So seagrasses जो होती हैं, they can reduce the impact of the ocean acidification. Why? Because seagrasses from the photosynthesis they will release the oxygen, and this oxygen will slowly enrich the water of the ocean with the oxygen, ठीक है ना, and hence it will reduce the impact of the acidification which is caused by the CO2, ठीक है। So hence only the statement 2 is correct. What are the sources that adds the nitrogen oxides into the atmosphere? Mark the answer. Now, so the right answer of the given question is B, that is only 1 and 3 is correct. Now first is the bacteria living in the soil. Yes, bacteria living in the soil, this will add the nitrogen oxides into the atmosphere. Next is the reaction of the ultraviolet radiation with the ozone. This is incorrect because the reaction of the ultraviolet radiation with the ozone is not something that will add the nitrogenous into the atmosphere, ठीक है। इवन ये क्या करेगी, ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से क्या करेगी, रिमूव करेगी। कैसे बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दी लाइटनिंग स्ट्रोक, दिस विल ऑल्सो ऐड द नाइट्रोजन्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती है उनकी इमिशन जो अगर होता है नेचुरली, ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो देयर लॉट मोर प्रोसेसेस जस्ट लाइक द नाइट्रोजन साइकिल इज देयर, ठीक है, एंड नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन्स जो भी एटमॉस्फेयर में हो रहा है, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में है, ये सारी चीज़ों से होता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ये रिमूव हो जाती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कब, व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्टेन टाइप ऑफ द बैक्टीरिया और डिस्ट्रॉयड बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और द केमिकल रिएक्शंस। तो अगर कोई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, तो अगर यूवी रेस पड़ती है उसमें, अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव होकर नीचे अर्थ की सरफेस पे आ जाती है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड जो नेचुरल सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ठीक है ना, अगर फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्रोक, ठीक है ना, तो लाइटनिंग स्ट्रोक में क्या होता है, बेसिकली वही लाइट उसको हिट करती है एंड देन इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है, देन इट ब्रेक्स डाउन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ फॉर्म्स। तो लाइफ फॉर्म्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज A, that is only 2 statement is correct. First is epiphytes, plants which derives the nutrients from the fungi that are attached to the roots of the vascular plants. Okay, so this statement is incorrect. Why? Because epiphyte plants grow on the other plants, including those growing on the rocks, bundles, and often termed into the lithosphere. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि epiphytes, plants which derives the nutrients from the fungi, ओके, दैट आर अटैच टू द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, एपीफाइट्स प्लांट्स ग्रो ऑन दी अदर प्लांट्स, ठीक है। तो कोई जैसे प्लांट है, ठीक है, जैसे प्लांट का एक लीफ है, इसी प्लांट के ऊपर एक और जो है प्लांट उग जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीफाइट प्लांट। मतलब एक प्लांट है, ये प्लांट है पूरा, ठीक है, इस प्लांट की एक ब्रांच है, इस ब्रांच में
एक और प्लांट यहाँ से आ गया इस जगह पे, तो उसको बोलते हैं क्या, एपिफाइटिक प्लांट। नेक्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड एंड द क्लाइंबर्स, बिल्कुल सही है, टेरेस्ट्रियल नाम से ही, फ्रॉम द वेरी नेम इट इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट इज दी माइको हेक्ट्रोफिक प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन दी अनदर प्लांट्स, नहीं, ये इन प्लांट को बोलते हैं क्या, इन प्लांट को बोलते हैं एपिफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है इसकी जो ऊपर लिखी थी, मतलब माइको हेट्रोफिक प्लांट कौन से प्लांट है, विच डिराइव्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फंजाई दैट आर अटैच्ड, ठीक है, दैट आर अटैच्ड टू द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। तो ये उसकी डेफिनेशन थी, ये इसकी, यानी कि ये दोनों की डेफिनेशन को क्या कहते गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। हेंस द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज इट, दिस इज रिगार्डिंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस के जो MCQs थे वो हमने डिस्कस किया आपके सामने। अगर आपको ये पसंद आया हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू मेक इट ऑन डेली बेसिस। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सारा बीच में गैप हो गया तो देखता हूँ, इस बार फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर चीज़ आपको पसंद आ रही है, बेनिफिशियल है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। दिस इज मी, मोहित, फ्रॉम दी विज़ार्ड आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।